नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल माइंड स्टडी पॉइंट पर। मैं हूं आपका होस्ट मयंक साव और आज का हमारा वीडियो बिजनेस कम्युनिकेशन का है, जिसके अंदर हम लोग जानेंगे बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी इस चैनल को कर दिए सब्सक्राइब और प्रेस कर दिए बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। तो बढ़ते हैं आज का हमारे टॉपिक की तरफ। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग जानेंगे बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन के सिग्निफिकेंस से स्टार्ट करेंगे कि सिग्निफिकेंस क्या है इसके इफेक्टिव कम्युनिकेशन के किसी भी बिजनेस में। यू मस्ट बी वंडरिंग व्हाट इज द रोल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन बिजनेस। बिजनेस में इफेक्टिव कम्युनिकेशन का रोल क्या महत्व है, कितना इंपॉर्टेंट है, वो आज हम लोग पता करेंगे और हमको यहाँ पे वो आंसर मिलेगा। टू आंसर दिस क्वेश्चन लेट अस अंडरस्टैंड द फॉलोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। और वो आंसर समझने के लिए हम लोग को ये फॉलोइंग चार्ट को समझना होगा कि ये इस चार्ट में बताया क्या है। तो सबसे पहले हम लोग को एम्प्लॉयमेंट या फिर एम्प्लॉय मैनेजमेंट के बारे में जानना है कि एम्प्लॉय मैनेजमेंट क्या होता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इंश्योर्स सेल्फ डिसिप्लिन एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट सिंस द एम्प्लॉयज आर हियर्ड बाय द टॉप मैनेजमेंट एंड देयर इज ओपन कम्युनिकेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉय मैनेजमेंट क्या होता है, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन में किस तरीके से काम करता है ये समझते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ एफिशिएंट के तरीके से एक मैनेजमेंट अपने दूसरे एम्प्लॉय के बातों को बोलता है या फिर एम्प्लॉय अपने सीनियर मैनेजमेंट के जो लोग हैं उनके बातों को ध्यान से समझता है, सुनता है और उस पर वो काम करता है। और उस कम्युनिकेशन को हम लोग एम्प्लॉय मैनेजमेंट कहते हैं। और उस कम्युनिकेशन के थ्रू जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम चल रहा होता है उसे हम लोग एम्प्लॉय मैनेजमेंट कहते हैं। फिर आता है टीम बिल्डिंग। टीम बिल्डिंग, पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन वर्क एज अ टीम टू अकम्प्लिश कॉमन गोल्स। Thus effective communication boost the morale of the whole team। टीम बिल्डिंग क्या करता है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग हैं उनके साथ एक टीम बनाकर एक कॉमन गोल को एकम्प्लिश करता है, उस गोल को अचीव करने की कोशिश करता है। और जिस तरीके से वो बातचीत करते हैं, उनके बातचीत से उनके मोराल को देखते हुए उनके सारे टीम का कम्युनिकेशन बूस्ट होने लगता है। अच्छी तरीके से वो बात करने लगते हैं या फिर बात करने की कोशिश करती है, इफेक्टिवली बात करने की कोशिश करते हैं ताकि उनका काम जो है अच्छे से हो और उनका गोल जल्दी से जल्दी मिल सके, उन्हें अचीव हो सके। फिर आता है ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इट एंश्योर्स बेटर डिसीजन मेकिंग, intensifies public relation and enhance problem solving ability. All this leads to corporate growth and development। growth of the organization, ये क्या करता है, बेटर डिसीजन मेकिंग लेने के लिए एंश्योर होता है, सही तरीके से सही डिसीजन लेने के लिए तैयार करता है, पब्लिक रिलेशन अच्छा करने की कोशिश करता है, पब्लिक में जो भी उनके प्रॉब्लम्स है, उनके डाउट्स है, उनको सॉल्व करने की कोशिश करता है और सारे लीड्स को एक जगह रखते हुए अपने ऊपर और अपने कंपनी के ऊपर डेवलपमेंट और ग्रोथ करने की कोशिश करता है, चेंजेस लाने की कोशिश करता है कि मैं और भी अच्छे से कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूं। जैसे कि एग्जांपल, आप मेरे वीडियो तक पहुंचे, बहुत सारे हो सकता है बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे तब जाके मेरे वीडियोस तक पहुंचे, या फिर अभी पहले मेरा वीडियो देख रहे हो, अगर आप मेरे वीडियो से अच्छे से क्लियर नहीं हो पाए तो फिर दूसरे के वीडियो को उसको देखोगे। तो यही चीज होता है कि आप एक दूसरे अपने आप को कितना डेवलप करने की कोशिश कर रहे हो। फिर आता है बिल्ड स्ट्रांग रिलेशनशिप। जब आप लोग एक दूसरे के साथ अच्छे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक दो डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय से अच्छे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे से अच्छे से बातचीत कर रहे हैं, तो आपका रिलेशनशिप भी बिल्ड होने लगता है, अच्छा स्ट्रांग बनने लगता है, चाहे वो सीनियर एम्प्लॉय हो या फिर जूनियर एम्प्लॉय हो या फिर कोई फ्रेशर हो। ठीक है। इंटरेक्शन ऑफन सिंप्लीफाई थिंग्स, दे पॉसिबिलिटी मोटिवेट द एम्प्लॉयज टू परफॉर्म बेटर एंड मेंटेन लॉन्ग टर्म रिलेशंस विथ अदर इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसे कि मैंने बताया वहां यही चीज यहां भी बताया गया। फिर आता है असर्टेन ट्रांसपेरेंसी एंड डेवलप्स ट्रस्ट। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज कंसिडर्ड टू बी अ बेस फॉर बिल्डिंग ट्रस्ट एंड एश्योर शेयरिंग ऑफ कंप्लीट इंफॉर्मेशन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ इफेक्टिव कम्युनिकेशन के ऊपर से नहीं चलता है, उनके ऊपर ट्रस्ट भी होना चाहिए, एम्प्लॉयज के ऊपर ट्रस्ट बिल्डिंग भी होना चाहिए कि हाँ आपको, मुझे उम्मीद है कि आप ये काम कर लोगे, मुझे आप पे ट्रस्ट है कि आप हमारे बिजनेस को धोखा नहीं दोगे, आप मेरे ऑर्गेनाइजेशन को धोखा नहीं दोगे, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के
पॉलिसीज को नहीं तोड़ोगे, रूल्स को नहीं तोड़ोगे हम, तो यही सब होता है। ये सारा कंप्लीट इंफॉर्मेशन को हम लोग बोलते हैं सर्टेन ट्रांसपेरेंसी एंड डेवलप्स ट्रस्ट। अपने ट्रस्ट को बढ़ाता है, दूसरे के ट्रस्ट को बढ़ाता है। अगर आपका अंदर, आपके कंपनी के अंदर कोई एम्प्लॉय 5 साल 6 साल या फिर पूरी जिंदगी काम कर चुका है, तो यही होता है, आप एक कंपनी का उस पर ट्रस्ट बन जाता है कि हाँ ये बहुत ही ट्रस्टी आदमी है। फिर आता है फैसिलिटेट्स क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। इट्स क्रिएट्स एन इन्वायरमेंट वेयर एम्प्लॉयज आर फ्री टू शेयर देयर आइडियाज बाय एक्सप्लोरिंग देयर क्रिएटिव एंड इनोवेटिव साइड। फैसिलिटेट्स क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, उसमें उस इन्वायरमेंट में एम्प्लॉयज को एक अच्छा, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज को एक अच्छा इन्वायरमेंट बनाना पड़ता है, एक अच्छा इन्वायरमेंट तैयार करना पड़ता है या फिर उसमें रहना पड़ता है जिसमें अपने आइडियाज, अपने फीचर्स, अपनी क्रिएटिविटी वो फ्रीली दूसरों को बता सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, अपने स्किल्स शेयर कर सकते हैं, अपने इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, अपने आइडियाज दे सकते हैं कि नहीं, हम अगर अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम लोग ये करेंगे तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा फायदा होगा, या फिर क्या खराब है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ये सब। फिर आता है रिड्यूस मिसअंडरस्टैंडिंग। जब एक दूसरे के बीच में अच्छा से स्ट्रांग बॉन्ड बन गया, अच्छा रिलेशनशिप बन गया, एक अच्छा ट्रस्ट बन गया है, आप एक दूसरे के बीच में अच्छा इंटरेक्शन होता है, तो उसमें क्या होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग भी रिड्यूस होता है, कम होता है मिसअंडरस्टैंडिंग। अगर आप में और मेरे में अच्छी तरीके से बातचीत नहीं होगा, इंटरेक्शन नहीं होगा, तो हो सकता है कि आप मेरी किसी बातों को लेकर बुरा भी मान सकते हो, तो ये हो जाता है मिसअंडरस्टैंडिंग। फिर आता है ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ। जब ये सारा चीज अच्छा हो रहा है, एम्प्लॉय मैनेजमेंट है, टीम बिल्डिंग है, ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, बिल्ड स्ट्रांग रिलेशनशिप हो रहा है, अच्छा रिलेशनशिप बन रहा है, ट्रस्ट बन रहा है, तो जाहिर है कि ऑर्गेनाइजेशन में भी इसका कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ेगा ही। तो वो इफेक्ट क्या पड़ता है कि ऑर्गेनाइजेशन अपना गोल अचीव करता है, अपने ऑब्जेक्टिव्स को क्लियर करता है, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करता है और एक अच्छा प्रॉफिटेबल कंपनी बनकर दिखाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स है, इसे ही हम लोग इफेक्टिव कम्युनिकेशन बोलते हैं। अब हम लोग जानते हैं बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है। हर तरह का बातचीत होता है, जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप सुन रहे हो, मैं बोल रहा हूं, तो ये भी एक तरह का कम्युनिकेशन है। तो इस कम्युनिकेशन को इफेक्टिव मैंने बनाया वीडियो के थ्रू, या फिर आपको और भी कुछ अच्छी बातें बोलकर, अच्छा एग्जाम्पल देके इस कम्युनिकेशन को और इफेक्टिव बनाए ताकि इसे आप समझ पाओ। लेकिन इसमें कई बार क्या होता है कि आपने कई बार मेरे वीडियोस को देखा भी हो कि कहीं कहीं मेरे वीडियोस में, मेरे कम्युनिकेशन में थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, आवाज ठीक नहीं आ रहा होता है, या फिर कुछ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं जो मैं ठीक नहीं कर सकता हूं, वो सिस्टमैटिक प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। तो वो उसी प्रॉब्लम्स को हम लोग यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में बैरियर्स कहते हैं कि बातचीत में भी एक बाधाएं आती है, किसी तरह की बाधाएं आती है। वो किस तरह की बाधाएं आती है, किस तरीके का प्रॉब्लम होता है, वो हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। देयर आर सर्टेन ऑब्स्टिकल्स विच समटाइम्स हाइंडर द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, मेकिंग इट लेस यूजफुल फॉर द सेंडर एज वेल एज द रिसीवर। दिस बैरियर आर कैटेगराइज्ड अंडर 3 ग्रुप्स। लेट अस द अंडरस्टैंड दिस इन डिटेल बिलो। जो सेंडर होता है और जो रिसीवर होता है, उन दोनों के बीच के बातों में, बीच के कम्युनिकेशन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, ये सभी जानते हैं। मैं भी आपको कुछ बोलता हूं तो मेरी भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स होती हैं जो आपको समझ में आती है, फिर आप मुझे कमेंट नहीं कर रहे हो या फिर कमेंट कर रहे हो, इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स होता है कि आप इसमें सोचते हो कि मैं क्या कमेंट करूं, क्या पूछूं, तो ये भी एक तरह का होता है। तो इसमें ऑर्गेनाइजेशन में भी हम लोगों ने इसे 3 ग्रुप में बांटा है, 3 कैटेगरीज में बांटा है कि क्या प्रॉब्लम्स होती है बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन में, इसमें क्या प्रॉब्लम्स आती है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। पहला आता है बैरियर्स इन्वॉल्विंग वर्ड्स, कि कोई भी बातचीत आप कर रहे हो तो उस बातचीत के लिए आपके पास वर्ड का होना बहुत जरूरी है। अब उसमें वर्ड्स आप यूज कर रहे हो तो हो सकता है कि आपको किसी बात अच्छी नहीं लग रही हो या फिर कुछ प्रॉब्लम हो गया है, तो उसमें क्या होता है कि आप उसमें मिसबिहेव भी करने लगते हो, अब्यूज करने लगते हो, कुछ ना कुछ अलग अलग करने लगते हो। तो वही होता है बैरियर्स इन्वॉल्विंग वर्ड्स की, उसमें वर्ड्स में कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं जिसमें वो बैरियर्स बाधाएं लेकर आ रही हैं। समझते हैं क्या क्या है। Words play an essential role in the process of communication. Any distribution or distraction in the way a message is presented may lead to miscommunication. Following are the different types of communication barrier related to words. तो जैसे कि मैंने बताया कि वर्ड जो है हर कम्युनिकेशन का बहुत एसेंशियल रोल होता है, और वो
डिस्ट्रैक्शन भी लेकर आता है, डिस्टर्बेंस भी लेकर आता है। कि अगर मैं आपको शोरगुल वाली जगह में अपना ये वीडियो शूट कर रहा हूं तो आपको शोरगुल भी ज्यादा समझ में आएगा, मेरी बातों पे आपको ध्यान नहीं जाएगा। तो क्या हो रहा है, उससे डिस्ट्रैक्शंस बढ़ रहे हैं, डिस्टर्बेंस हो रहा है आपको। अगर जैसे कि आप कुछ पढ़ाई कर रहे हो, जैसे क्लास में टीचर कुछ पढ़ा रहे हो तो टीचर बार बार बोलते हैं कीप साइलेंस कीप साइलेंस। क्यों बोल रहे हो? तो क्योंकि आपके और टीचर के बीच में जो भी बातचीत हो रहा है उसमें उनको प्रॉब्लम हो रहा है, डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, उनका डिस्टर्बेंस हो रहा है, ताकि वो एग्जाम्पल नहीं दे पा रहे आपको ठीक से। तो यही सब चीज होता है कि जब कोई सेंडर रिसीवर को मैसेज भेज रहा होता है तो कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे होते हैं सेंडर को या फिर रिसीवर को, जिसके कारण उनका बातचीत सही से नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे उनके कुछ टाइप्स है। पहला लैंग्वेज, दूसरा एम्बिग्विटी एंड ओवर यूज ऑफ एब्स्ट्रैक्शंस, फिर आता है डिसऑर्गेनाइज्ड मैसेज, फिर आता है इंफॉर्मेशन ओवरलोड। लैंग्वेज से शुरू करते हैं। लैंग्वेज जैसे हम लोग समझ रहे हैं कि अगर हो सकता है कि मैं इंडिया वेस्ट बंगाल से हूं और आपसे हिंदी में बात कर रहा हूं, लेकिन हो सकता है कि आपको इंग्लिश सुनना है, इंग्लिश में बात करना है, इंग्लिश के लेक्चर सुनने, आपको दूसरा लैंग्वेज नहीं आता। तो ये एक प्रॉब्लम होता है, ये कम्युनिकेशन होता है। फिर आता है एम्बिग्विटी ऑन एंड ओवर यूज ऑफ एब्स्ट्रैक्शंस। इसमें क्या होता है कि जो भी मैसेज प्रेजेंट में है, भेजा जा रहा है, वो नॉन रियलिस्टिक होता है, वो सर्टेन क्लियरली नहीं होता, वो बहुत ही वेग होता है, उसके कॉन्टेक्स्ट बहुत ही अदले बदले रहते हैं, उनका कोई नोशंस नहीं होता, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। आपको ठीक से हो सकता है उनके बात को समझ में नहीं आ रहा हो, वो जो मैसेज किए हैं आपको समझ नहीं आ रहा हो। जैसे कि हम लोग फर्स्ट टाइम जब इंग्लिश सीख रहे होते हैं, स्पोकन इंग्लिश या फिर रिटन इंग्लिश, ग्रामर सीख रहे होते हैं, तो उसमें हम लोग कई बार मिस्टेक्स करते हैं, बहुत सारे ऐसे मिस्टेक्स करते हैं। तो जो हमारे सीनियर्स होते हैं जिनको अच्छे से इंग्लिश आता है, वो लोग बोलते हैं क्या लिख रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। या फिर अभी भी आप लोग के साथ बहुत बार होता होगा, मेरे साथ भी बहुत बार होता है कि मैं जो बोलना चाहता हूँ वो हो नहीं पाता है। तो ये सब भी एक प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो ये भी एक बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन कह सकते हैं। फिर आता है डिसऑर्गेनाइज्ड मैसेज। डिसऑर्गेनाइज्ड मैसेज क्या होता है कि आपने एक सिस्टमैटिकली तरीके से कुछ मैसेज रिसीवर को भेजा, लेकिन रिसीवर को वो बातें अच्छी से समझ नहीं आई, उनके मीनिंग्स उनके पास नहीं, उनके वोकैब्स कम है, छोटे हैं, उनको वो समझा नहीं पा रहे, उतना इफेक्टिवली नहीं हो पा रहा। तो क्या हो रहा है, उनका कम्युनिकेशन लॉस हो जा रहा है कि उनको समझ में नहीं आ रहा आपका बात, आप क्या बोलना चाह रहे हो, क्या करना चाह रहे हो। तो ये भी होता है। फिर आता है इंफॉर्मेशन ओवरलोड। इंफॉर्मेशन ओवरलोड का मतलब होता है कि जैसे कि आप मान लीजिए आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के बहुत पुराने वर्कर है या फिर एम्प्लॉय है और आपको काम मिला है कि फ्रेशर को काम करवाना है, लेकिन आप क्या करें, उस फ्रेशर को एक दिन में ही इतना सारा काम बता दे रहे हो, इस तरीके से आप उन्हें प्रोसेस सारे बता दे रहे हो कंपनी के लिए, जो उनको समझ में ही नहीं आ रहा हो, उनको समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा हो कि क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो ये हो जाता है ओवरलोड, और जिसके कारण उनका काम जो है खराब होने लग रहा है। तो इसे हम लोग एक बार पढ़ के देखते हैं। इंफॉर्मेशन ओवरलोड। द इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन रिड्यूसेस व्हेन अ पर्सन कीप्स ऑन स्पीकिंग फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड, thus leading to the receiver inhabitation who won't be able to keep track of everything that is conveyed। तो यहाँ भी वही चीज बोला जा रहा है कि आप किसी चीज के बारे में अगर ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहे हो जबकि वो नया है उस चीज में, तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, उसके सारे ऊपर से पार हो जाएंगे, जितने भी आपने उनको इंफॉर्मेशन दिया है, जितने भी आइडियाज दिए, सब उनको समझ में नहीं आ रहा, कोई क्लियर नहीं हो रहा है वो, ठीक है। तो ये सारे थे इन्वॉल्विंग वर्ड्स में। अब आते हैं इन्वॉल्विंग पीपल बैकग्राउंड्स। पीपल बैकग्राउंड से ही हम लोग को समझ में आया कि उनके कल्चर से रिलेटेड कुछ होगा, उनके एज से, उनके जनरेशन से रिलेटेड कुछ होने वाला है। तो चलिए देखते हैं। पीपल बिलोंग टू डिफरेंट बैकग्राउंड्स, दैट इज कल्चर, एजुकेशनल लेवल, जेंडर एटसेट्रा। दिस एट्रीब्यूट्स मेजरली अफेक्ट द एफिशिएंसी ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस। इट इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग रिलेटेड ऑब्स्टेकल्स। तो जैसे मैंने आपको बताया वही चीज यहाँ भी बोला गया है। तो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है हम लोग का एटीट्यूशनल डिफरेंस। एटीट्यूशनल डिफरेंस का क्या हो जाता है, एट टाइम पीपल आर रेसिस्टेंट टू अंडरस्टैंड और चेंज देयर माइंड व्हेन दे हैव सेट देयर व्यूज अबाउट द पर्टिकुलर टॉपिक। जैसे कि अगर कोई लोग बातचीत करे, एक दूसरे के बीच में कुछ बातचीत हो रहा है, लेकिन आप जो बोल रहे हो वो दूसरा नहीं समझ पा रहा है, दूसरा जो बोल रहा है उसे आप नहीं समझ पा रहे हो, जिससे आपका माइंड जो है, आपका और उसका दोनों का माइंड डाइवर्ट हो रहा है, चेंज हो रहा है। और इसी टाइम पे इसी व्यूज को हम लोग हर एक पार्टिकुलर टॉपिक में देखते हैं। हम लोग के साथ भी ऐसा बहुत बार होता है, आपके साथ बहुत बार ऐसा होता हो कि आप बोलना कुछ चाह रहे हो लेकिन दूसरा समझ कुछ और रहा है। तो ये सब क्या होता है, एटीट्यूशनल डिफरेंस।
कि उनके बातों को वो सुनना नहीं चाहते, या उनको समझना नहीं चाहते, या फिर आप उनको समझाना नहीं चाहते, आप ऐसा बिहेव करते हैं कि लगता है कि आपको सब कुछ आता है, मीटिंग द पर्पस ऑफ द कम्युनिकेशन, और यही ऑब्स्ट्रैक्ट्स होता है, एटीट्यूड ऑब्स्ट्रैक्ट्स इसे ही कहते हैं। ठीक है, अब आता है डेमोग्राफिक डिफरेंस। डेमोग्राफिक डिफरेंस क्या हो जाते हैं? इनके एजेस, इनके जनरेशन, इनके जेंडर गैप, इनके स्टेटस, इनके ट्रेडिशन, इन और भी ऐसे बहुत सारे होते हैं। क्रिएट्स अ लॉट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग अमॉन्ग पीपल एंड दर्स, कि बहुत सारे ऐसे होते हैं जैसे कि अधिकतर एमएनसीज में होते हैं, जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस होते हैं या फिर कंपनीज होते हैं। उसमें क्या होता है कि अलग अलग कल्चर के लोग होते हैं, तो कोई उसमें कोई दूसरा कल्चर का मजाक उड़ा रहा होता है, कोई किसी का कल्चर का मजाक उड़ा रहा होता है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। इसको भी हम लोग बोलते हैं, जो ऐसा कर रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं बैरियर्स इन्वॉल्विंग पीपल्स बैकग्राउंड। ये भी एक तरह का बैरियर्स होता है। फिर लैक ऑफ कॉमन एक्सपीरियंस एंड पर्सपेक्टिव। इसमें क्या होता है कि आप एक कंपनी के अंडर काम कर रहे हो, आपका डिपार्टमेंट है अकाउंटिंग का, लेकिन उसमें क्या कि आपका डिपार्टमेंट में कुछ लोग हैं ऐसे हैं जो एमबीए किए हुए हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो बीकॉम किए हुए हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो बीसीए किए हुए हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो बीबीए किए हुए हैं। तो ऐसा डिफरेंस होता है। तो सब अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं, अपना एक्सपीरियंस दिखाने की कोशिश करते हैं, अपने पर्सपेक्टिव दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये सब भी होता है। इन सब से भी एक बैरियर तैयार होता है, जिसके कारण अगर कभी टीम मीटिंग हो रहा है, डिस्कशंस हो रहे हैं, आइडियाज डिस्कशन हो रहे हैं, ग्रुप डिस्कशंस हो रहे हैं, तो उसमें आप अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करते हो और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लगते हो। फिर आता है जंपिंग टू कंक्लूजन। जंपिंग टू कंक्लूजन में क्या होता है, जैसे कि हम लोग के हिंदी में कहावत है, अधजल गगरी छलकत जाए। इसका मतलब यही होता है कि जब आपको किसी चीज के बारे में आधा ज्ञान है और उस चीज के बारे में उस चीज के बारे में कोई नहीं जानता उस जगह पे, तो आप वहां पे बार बार अपने आप को जंप करवाओगे, आप बार बार उसमें कमेंट पास करोगे, ताकि जो कोई बोल रहा है उसके ऊपर भी आप बैरियर बना रहे हो, उससे भी आप बोलने नहीं दे रहे हो कि क्या है नहीं है। तो ये होता है जंपिंग टू कंक्लूजन। फिर आता है फिजिकल बैरियर्स। फिजिकल बैरियर्स क्या होते हैं? दिस बैरियर्स कैन बी एक्सपीरियंस डायरेक्टली बट चैलेंजिंग इन ओवरकम। दिस इंक्लूड फिजिकल डिस्टेंस, नॉइस, फिजिकल बैरियर्स, साइकोलॉजी बैरियर्स। तो जैसे कि यहाँ पे आपको पढ़ के ही समझ में आ रहा है कि फिजिकल बैरियर्स क्या होते हैं, कि हो सकता है कि आपके और उस आदमी के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस, बहुत ज्यादा गैप हो, डिस्टेंस गैप हो, आप एक दूसरे से जब बात करें तो वहां पे बहुत सारा नॉइस हो। साइकोलॉजी बैरियर कि आपका जेस्टर, पोस्टर, आई साइट सही नहीं हो, आप जिसे बोल रहे हो लेकिन वो आदमी इधर उधर देख रहा हो या फिर कोई काम कर रहा हो, तो वो भी एक तरह का बैरियर होता है, ताकि वो आपके बातों को ध्यान से सुन नहीं रहा होता है। तो ये होता है साइकोलॉजी बैरियर। फिजिकल बैरियर में यही होता है कि आप जहां पे बैठे हो उससे, आप जिससे बात करो वो आपसे बहुत दूर है, आप बस लेकिन उसे बोलकर ही देख रहे हो। जैसे कि बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, वो स्टेज पे चढ़ के कुछ बोल रहे होते हैं, माइक पे बोल रहे होते हैं, लेकिन उनके सामने जितने भी लोग होते हैं कोई चुप नहीं रहता, कोई कुछ बोल रहा होता है, कोई किसी से बात कर रहा होता है। तो ये सब भी होता है फिजिकल डिस्टेंस। फिर आता है नॉइस कि आप किसी को कुछ बोल रहे हो लेकिन वहां पे शोरगुल बहुत ज्यादा है, तो ये होता है फिजिकल बैरियर्स। अब हम लोग बात करेंगे बैरियर्स टू कम्युनिकेशन के बारे में। ये वीडियो का लास्ट पॉइंट है बट नॉट द लिस्ट पॉइंट है, इसके बाद हम लोग और भी ज्यादा पढ़ेंगे। तो दोस्तों अब हम लोग पढ़ते हैं बैरियर्स टू कम्युनिकेशन के बारे में, कि कोई भी बातचीत जो होता है वो हमेशा सक्सेसफुल नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ बाधाएं आती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन उन प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए बैरियर्स टू कम्युनिकेशन में हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, उसे हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ऊपर हेडिंग पढ़ लेते हैं, कम्युनिकेशन आर नॉट ऑलवेज सक्सेसफुल, सर्टेन बैरियर्स इन कम्युनिकेशन अफेक्ट द क्लैरिटी, एक्यूरेसी एंड इफेक्टिवनेस of the message. These barriers hamper the growth of communication and relegate it to the status of conversation where feedback is not expected. ये बैरियर्स तब ज़्यादा ग्रोथ करता है, तब ज़्यादा काम आता है, ज़्यादा हैम्पर होता है जब फीडबैक एक्सपेक्टेड नहीं होता है किसी भी कन्वर्सेशन का। आप किसी से बातचीत की हो और आपको उम्मीद नहीं है कि वो आपको रिप्लाई देगा, तो ये बैरियर्स भी एक तरह का होता है। और इसके कुछ हम लोगों ने 3 पॉइंट्स दिए, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन और ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल क्या होता है? इट इज अ कम्युनिकेटर इंटरनल यूज ऑफ लैंग्वेज और थ्रू इट कैन बी यूजफुल टू इवेंशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन occurring in the mind of the label feedback loop. It can be based on emotions, feelings, thinking, planning, etc.
कम्युनिकेटर्स यहाँ पे क्या करते हैं, वो लोग अपने लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, अपने इंटरनल लैंग्वेज जो होते हैं हिंदी में या इंग्लिश में या उर्दू में, जो भी लैंग्वेज उनको आता है वो लैंग्वेज यूज़ करते हैं और उसको बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़फुल बनाने की कोशिश करते हैं, उनके कम्युनिकेशन को यूज़फुल इंट्रापर्सनल तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं और उनके माइंड में ये लाते हैं कि वो फीडबैक लूप दे या फिर बनाए। इट कैन बी बेस्ड ऑन इमोशंस, हो सकता है वो इमोशनली बात करे, हो सकता है वो कुछ फीलिंग से बात करे, कुछ सोच के बात करे, कुछ प्लान करके बात करे और भी ऐसे बहुत कुछ। तो ये सब जो होता है ये सब इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन होता है। अब आता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है, इट इज एन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर पीपल। इट इज ऑल्सो एन एरिया ऑफ स्टडी and research that seeks to understand how human use verbal and non-verbal cues to accomplish a number of personal and relation goal। और ये क्या करता है कि एक से दो लोगों के बीच में जो भी कन्वर्सेशन है या फिर दो से अधिक लोगों के बीच में जो भी इंफॉर्मेशन है उसे एक्सचेंज करता है और उसके एरिया वाइज उसे समझने की कोशिश करता है, उस पर रिसर्च करता है और उससे जानने की, उसके ह्यूमन वर्बल को समझने की, नॉन वर्बल और वर्बल कम्युनिकेशन समझने की कोशिश में लगा रहता है और एक अच्छा रिलेशन गोल बनाने की तैयारी में लगा रहता है। फिर आता है ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। दिस टाइप ऑफ बैरियर डेवलप्स ड्यू टू द प्रॉब्लम्स विद फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन मेंबर्स विद रिस्पेक्ट टू देयर फंक्शनल स्पेशलाइजेशन ऑफ टास्क, पावर, अथॉरिटी एंड स्टेटस, रिलेशनशिप, वैल्यूज हेल्ड एंड ओनरशिप ऑफ इंफॉर्मेशन। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते थे वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जुड़े रहे माइंड स्टडी पॉइंट के साथ। वीडियो को पूरा देखने में आपका बहुत बहुत शुक्रिया।